एवं राजनीतिक हस्तक्षेप है और इसके माध्यम से न हम केवल जनता की समस्याओं एवं मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते हैं, बल्कि सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली जो विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, उनसे भी हम जनता को लगातार अवगत कराते रहते हैं। आज हमारी उपस्थिति प्रदेश के लगभग हर एक जिले में है। जैसा सर ने बताया कि हमसे हजारों की संख्या में लोग जो है वो जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में हमारा कार्यक्रम उनके पास जाता है। लोकपहल दरअसल भारतीय सनातन संस्कृति की संरक्षा के साथ साथ उसके परिवर्धन के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञ मंच है। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरियसी के महनीय भाव में यह मंच विश्वास रखता है। जैसा सर ने बताया कि राष्ट्रीय भावधारा से ओतप्रोत वरिष्ठ स्वयंसेवकों के एक टोली की संकल्पना है ये मंच, जिनकी एक लंबी संघ आयु है, जो स्वावलंबी, आत्मनिर्भर एवं स्वदेशी भारत के निर्माण की संकल्पना के लिए कटिबद्ध है। सर ने मंच के सभी वरिष्ठ संरक्षकों और मार्गदर्शकों का परिचय दे दिया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मंच के माध्यम से हम निरंतर हर एक रविवार को प्रति सप्ताह एक महत्वपूर्ण अति प्रासंगिक लोक कल्याणकारी मुद्दे को लेकर के इस व्यापक परिचर्चा माला में उपस्थित होते हैं एवं उस क्षेत्र के आधिकारिक विद्वान को आपके समक्ष वक्तव्य के लिए बुलाते हैं। इसी कड़ी में आज सुशासन, स्वराज और योगी सरकार नामक अति प्रासंगिक विषय पर परिचर्चा हेतु लोकपहल मंच द्वारा इस क्षेत्र के अधिष्ठाता विद्वान एवं विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह सर को जो है वो सादर आमंत्रित किया गया है। हमारी एक छोटी सी परंपरा है कि हम छोटा संक्षिप्त परिचय विषय का देते हैं, फिर इसके बाद विधिवत अतिथि परिचय को प्रस्तुत करते हैं। तो इसी कड़ी में अगर हम विषय के संक्षिप्त परिचय या उसकी प्रस्तावना की अगर बात करें, तो इस विषय में आप देखेंगे कि दो प्रमुख शब्द हैं, एक सुशासन और एक स्वराज। वस्तुतः ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि बिना सुशासन के स्वराज की कल्पना या तो अस्वाभाविक है और या तो अतियुक्तिपरक है, क्योंकि सुशासन से ही स्वराज और स्वराज से ही फिर स्वराज की स्थापना का एक निश्चित क्रम माना गया है। क्योंकि जिस राज्य में जनता कुशासन, भ्रष्टता, निरंकुशता जैसी तमाम विद्रूपता और विसंगति को झेल रही हो, वहां पर ये कैसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक स्वराज है या सुशासन है, और जहां पर ऐसा नहीं हो सकता उसको उत्तम लोकतंत्र कैसे कहा जा सकता है। इसके दो बड़े उदाहरण हमारे अतीत में हैं। आप देख सकते हैं, एक मुगल शासन और एक औपनिवेशिक शासन। इन दोनों ही शासनों की जो शोषणकारी, जो अकल्याणकारी नीतियां रही हैं, उसको उस युग के दो कालजयी युग दृष्टा महाकवियों ने अपने महाकाव्यों में अपने लेखनी में लिखा हुआ है। जैसा कि भक्त प्रवर बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि मुगल के शासनकाल के दौर में की कवितावली में कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाए काकरी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के शासन के जो भ्रष्टता को उजागर करता हुआ भारतेंदु जी ने ये लाइन भारतेंदु जी ने लिखी कि आवो रोवो मिल के भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाइए। उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है वो लोकोक्ति सेट की कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो कहा जाए तो ऐसे अत्याचारी शासन में आप स्वराज की संकल्पना आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं में समन्वय की विराट चेष्टा के महाकवि बाबा तुलसीदास ने जो है राम राज्य की कल्पना की और बताया कि अगर एक तरफ कुशासन है तो दूसरी तरफ सुशासन की भी संकल्पना हो सकती है, सुशासन के भी अपने मानदंड हो सकते हैं। और उसको बताते हुए उन्होंने राम राज्य के अंतर्गत लिखा कि राग न रोग न दोष दुख सुलभ पदार्थ चार, जहां पर चारों पदार्थों की उपलब्धता हो, और बरसत हर्षत लोग सब करसत लखी न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। यानी वो ऐसा लगता है कि ये जो पंक्तियां हैं ये वर्तमान कीर्तिशाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन के दृष्टांत के रूप में ही हैं। और जहां अन्न की उपलब्धता कोरोना के भीषण काल में भुखमरी को दूर करने में, अन्न संकट को दूर करने में जो है वो काम आई, वहीं दूसरी तरफ मुफ्त टैबलेट और मोबाइल योजना, अभ्युदय योजना, उज्ज्वला कन्या सुमंगला योजना, यूपी मिशन शक्ति, अनेक पेंशन एवं स्कॉलरशिप योजना, गोपालक योजना जैसी जो अनगिनत लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसने किसान, छात्र, व्यापारी, महिला, मजदूर, आश्रित जन के लिए वास्तविक सुशासन को स्थापित किया है। और वास्तव में कहा जाए तो यही एक स्वराज की संकल्पना है, यही स्वराज को स्थापित करने के अपने मानदंड हैं। इसी क्रम में चूंकि
बहुत डिटेल से सर अपनी बात को इस विषय के ऊपर रखेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर आज के विशिष्ट वक्ता और अतिथि डॉक्टर अमित सर के बारे में मैं बात कहूं उनके परिचय के संदर्भ में, तो इस बात को कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि सर की सक्रियता, मुखरता, राष्ट्रीय मंचों पर सर की प्रभावी उपस्थिति और जो बहुआयामी वक्तव्य है वही सर का वास्तविक परिचय है। लेकिन इससे आगे बढ़कर मैं अपने दर्शकों को कुछ बताऊं तो कि सर की जो उच्च शिक्षा है वो देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुई है। सर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बड़े ही अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। पीएचडी की डिग्री भी सर ने इसी विषय में जेएनयू से प्राप्त की है। सर वर्तमान समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में राजनीति शास्त्र के छात्रप्रिय प्राध्यापक हैं। सर की उपस्थिति न केवल राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख विचारक के रूप में रहती है, बल्कि सर एक प्रसिद्ध कॉलमनिस्ट और स्तंभ लेखक भी हैं, जिनके कई आलेख आप देश के जाने माने प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर पढ़ सकते हैं। एक सक्रिय अध्यापक के तौर पर सर के कई शोध आलेख प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आज सुशासन, स्वराज और योगी सरकार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सर का बहुक्षेत्रीय वक्तव्य हम सभी को प्राप्त होगा। सर का जो कि प्रिय विषय और क्षेत्र भी है। तो सर आप जैसी विभूति को समादर आमंत्रित करके लोकपाल मंच अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आपके विधिवत जो है आमंत्रण के लिए मैं एक बार पुनः जो है डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर के पास में चलना चाहूंगा कि सर आप सर का विधिवत आमंत्रण करें। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश सिंह जी। अब हम बीच में व्यवधान नहीं उपस्थित करेंगे, सर को सीधे बोलने के लिए आमंत्रित करेंगे। सर का बड़ा प्रिय विषय है और बड़ा इस समय सामयिकता है इस विषय की, सुशासन, स्वराज और योगी सरकार। स्वराज तो हमें जनसंप्रभुता की प्राप्ति 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हो गया, लेकिन उसमें सुशासन की स्थापना, यह अद्भुत है कि विचित्रताओं, विरुद्धों से भरा हुआ उत्तर प्रदेश का जातियों का जनतंत्र में एक योगी मुख्यमंत्री, सन्यासी मुख्यमंत्री पुनः सत्ता की प्राप्ति करता है। अनेकानेक झंझावातों को झेलते हुए कितने दुष्प्रचार किए गए, लेकिन जन विश्वास की संकल्पना को साकार और मूर्त रूप देने का प्रयास पूज्य योगी जी ने किया है। और सरकारें बहुत थी, लेकिन उनका शासन जब नीतियां जमीन तक क्रियान्वित होती हैं, जन जन उससे लाभान्वित होने लगता है, तो वह शासन सुशासन में परिवर्तित हो जाता है। स्वराज तो हमारा आदर्श है और वो रहेगा, और जब तक भारत के सनातन सांस्कृतिक ध्येय निष्ठा है तब तक हम स्वराज की परिकल्पना को पूर्ण वृत्त देने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हम विश्व गुरु के पद पर आसीन न हो जाएं। अब मैं बिना किसी व्यवधान के आज के मुख्य वक्ता, विशिष्ट विद्वान, राष्ट्रीय भावधारा के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर अमित सिंह सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि अपना पाथेय लोक पहल के माध्यम से लाखों के बीच प्रसारित करने की कृपा करें। डॉक्टर अमित सिंह सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। और लोक पहल का अखिलेश त्रिपाठी जी का, ऋषिकेश सिंह जी का, भावेश द्विवेदी जी भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता या देश के विद्वानों के समक्ष मैं अपने विचार विषय पर रख पाऊं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था 15 दिन पहले, और वहां पर भी एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसका जहां पे हमने अपने विचार रखे वो थे स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत, और उसमें मोदी सरकार की भूमिका और योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका। अभी कल ही दिल्ली विश्वविद्यालय का भी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का समापन हुआ है, जहां पे हमारे अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और कई सारे विशिष्ट व्यक्तियों का वहां पे आना हुआ और उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। उस सेमिनार में भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और वहां पर भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने भारतीय विचारों का पुनरावलोकन, स्वराज, गांधी और सुशासन को लेकर हमने बात की। तो 3 दिनों जो मंथन चला 19, 20 और 21 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय में, स्वराज को लेके, सुशासन को लेके, और उसमें वर्तमान सरकार की भूमिका, यहाँ तक कि पिछले कई सरकारों की भूमिका कि सुशासन को लेकर, स्वराज को लेकर उनका क्या नजरिया था। माननीय अमित शाह जी ने भी
अपने कीनोट एड्रेस में इन सारी चीजों को समाहित करने की कोशिश की। और हम लोगों ने भी एक नया, क्योंकि जब हम लोग पुनरावलोकन की बात करते हैं तो मुझे लगता है एक नए नजरिए से इन सारी चीजों को देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कई सालों से भारत को, भारतीय विचार को या हमारी पृष्ठभूमि को एक अन्य दृष्टि से देखा जाता था। क्योंकि जो ऋषिकेश जी ने भी बताया कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आता हूं और वहां पे किस प्रकार का विचार लोगों को दिया जाता है या फिर एक प्रमुख तरह के विचार को मान्यता दी जाती है और हम जिस विचारों के साथ खड़े होते हैं उसको नीचा दिखाया जाता है। ये बड़ी ही सामान्य बात कुछ साल पहले तक सिर्फ जेएनयू में ही नहीं, मुझे लगता है पूरे एकेडमिया में थी। ये जो पूरा एक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड बनाया हुआ है, जिसे कई बार लोग बौद्धिक आतंकवाद के रूप में भी जानते हैं। तो जब भी पिछले कई सालों से स्वराज को हमने बहुत ही छोटे शब्दों में या छोटी व्याख्या में ही पढ़ा है, क्योंकि पिछले कई सरकारों ने या विचारधाराओं ने स्वराज का मतलब सिर्फ सेल्फ रूल लिया, कि स्वराज यानी अपना राज्य या हमारे माध्यम से किया गया रूल, सेल्फ रूल को ही लोगों ने स्वराज की संज्ञा दे दी। जबकि ये बहुत ही गौण परिभाषा है स्वराज शब्द की। पहले हमें इसको समझना होगा, इस एस्टैब्लिश किए गए नैरेटिव को भी तोड़ना पड़ेगा कि स्वराज का मतलब बहुत ज्यादा व्यापक है, वो सिर्फ सेल्फ रूल नहीं है। क्योंकि इससे पहले हमें स्व को समझना पड़ेगा। स्व यानी हम खुद क्या है। 2017-2014 में देश में एक ऐसी सरकार आती है जिसने कहीं ना कहीं इन इंटेलिजेंसिया को या इन बौद्धिक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कौन सी विचारधारा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उससे पहले जब आपातकाल के बाद जनसंघ की सरकार आई थी और लगातार जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी राष्ट्रीय मंचों पर विचारधारा को लेकर इंटरवीन करता रहा है, तो ये विचारधारा थी, लेकिन कहीं ना कहीं मान्यता देने में कांग्रेसी, वामपंथी या कई और दलों की सरकारें इन सारी चीजों को नजरअंदाज करती हुई नजर आती थी। लेकिन 2014 के बाद ऐसा हम लोगों ने नोटिस किया कि कई ऐसे लोग जो खुले मंच पर आने से कतराते थे, अपने आप को राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़ा होने से पहले 10 बार सोचते थे, 2014 के बाद वो झिझक खत्म हुई है या खुली है। और उसके बाद जब 2017 में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, क्योंकि कई लोगों का ये मानना था कि 2014 में तो बाय डिफॉल्ट मोदी सरकार केंद्र में आ गई और उत्तर प्रदेश जो कि माना जाता था कि जातियों की प्रयोगशाला है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है और लोकसभा में 2014 में हमने 80 सीटों में से 72 सीटें जीती थी, तो लोगों को लगा धक्के में हो गया। ऐसा होता नहीं, झटके में भाजपा की सरकार आ गई। लेकिन जब 2014 के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं और जिस तरह से बाबा, बबुआ और बहन जी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक राष्ट्रवादियों की जीत थी और वही जीत बैलेट पेपर पर, ईवीएम मशीनों पर भी दर्ज हुई और एक ऐतिहासिक विजय योगी सरकार को मिली। अभी के जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं काफी लोगों का ये मानना था कि नहीं, पिछली बार तो भाजपा ऐसे ही जीत गई, या जो एक नैरेटिव पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में चल रहा था कि यहाँ पर 5 साल से ज्यादा आज तक कोई टिक नहीं पाया, दोबारा किसी की सरकार आ ही नहीं पाती है, और शायद इसी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास की वजह से हमारे अखिलेश जी बहुत ज्यादा आशान्वित थे कि उनको बिना कुछ किए धरे ही सत्ता
का लाभ मिल जाएगा। लेकिन जो मेरा मानना है एज अ राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते, कि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो समझदार हो चुकी है और वो पूरे देश भर की जनता से ज्यादा मैच्योर है। उसको अपना सही और गलत होता हुआ नजर आता है और इसी वजह से जितने भी चुनावों के पंडित हैं उनको उन्होंने झूठा करार दिया है, क्योंकि उनके जितने भी नैरेटिव हैं। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड करूं तो कुछ साल पहले ही हम लोगों ने देखा कि जब मायावती जी सत्ता में आई, क्योंकि यूपी में बोला जाता है कि यहाँ पे मिली जुली सरकार ही आएगी या किसी एक दल को सत्ता मिल पाना बड़ा मुश्किल है, जातियों की प्रयोगशाला है, यहाँ पे धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, सांप्रदायिकता का बीज यहीं ही बोया जाता है और उसी की ही फसलें काटी जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मायावती को चुना, 5 साल सरकार चली, लेकिन क्योंकि वो सुशासन देने में विफल रही, इसी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव, जो कि पहली बार मुख्यमंत्री के प्रत्याशी बन रहे थे, उनमें विश्वास जताते हुए उनको भी वोट दिया। लेकिन वहां पर भी जनता को सिर्फ धोखा ही मिला और इसी वजह से जब 2014 के चुनाव हुए तो यूपी इतना प्रताड़ित हो चुका था कि उन्होंने मोदी सरकार के पक्ष में लोकसभा की लगभग सारी सीटें दे दी। 8 जो अन्य लोग जीत कर आए, कहीं ना कहीं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक विशेष पार्टी के परिवार के लोग थे, जो अपने आप को बोलते तो समाजवादी हैं, लेकिन समाजवाद से उनका दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं। वो सिर्फ एक ही परिवार और एक ही जात के लोग 2014 का लोकसभा का चुनाव जो 8 सीटें जीती वो थे। उसके बाद 2019 के चुनाव होते हैं, तब भी भाजपा को बड़ी जीत मिली, क्योंकि 2017 में योगी जी की सरकार आ चुकी थी, जो कहीं ना कहीं स्वराज के विषय को लेके आगे चल रही थी, सुशासन को जनता को देना चाहती थी। और 2017 में भी लोगों को लगा नहीं 2019 में तो यूपी की जनता योगी जी से त्रस्त हो चुकी होगी, ये सन्यासी क्या करेंगे। तो वो लोग ये भूल चुके थे कि जब अंग्रेज भारत में आए थे उनका भी शासन चल रहा था, तो ये सन्यासी विद्रोह ही था जिससे प्रेरणा लेकर 1857 में स्वाधीनता का पहला संघर्ष लड़ा गया। वो सन्यासी विद्रोह ही था जिन्होंने वंदे मातरम के स्वरों को इतना ललकारा, इतना देश देश तक जन जन तक पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं आम जन जागरण हुआ और भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना पनपी। मैंने यहाँ वंदे मातरम का जिक्र किया, तो वंदे मातरम कहीं ना कहीं वही स्वराज है, वही भारत माता की सही पूजा है और वही हमारे विचार का ध्येय भी है कि राष्ट्र की आराधना कर कर जनता को भारत के तत्वों का ज्ञान कराना, और उन्हीं तत्वों का ज्ञान जब होगा तो वही सुशासन होगा। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ और उसके पश्चात, क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी मानना था, भगत सिंह का भी मानना था कि हमें पाश्चात्यीकरण के खिलाफ लड़ना है। भगत सिंह जी ने बोला कि गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन उनकी जगह भूरे अंग्रेज ले लेंगे। महात्मा गांधी भी इसी पाश्चात्यीकरण के खिलाफ थे। तो महात्मा गांधी जी जो कि कांग्रेस से आते हैं, हमारे भगत सिंह जी, उनकी एक अलग विचारधारा थी, लेकिन वो राष्ट्रवादी थे। वो भारतीय विचारों के मूल तत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने भी पाश्चात्यीकरण का विरोध किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे लोग सत्ता में काबिज हुए जो अपने आप को भारतीय तो बोलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आत्मगिलानी होती थी और उसी वजह से स्वराज की नैरो परिभाषा कि हमारा खुद का शासन स्वराज उन्होंने बोला। लेकिन स्वराज का मतलब है भारत के मूल तत्व को पहचानना, क्योंकि स्वराज में स्व जुड़ा है। स्व यानी हम क्या थे, हम कहां से चले, हम कैसे हमारे अंदर बदलाव आए। तो जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, स्व को नहीं पहचानेंगे, तब तक
किसी भी प्रकार का शासन करना या राज करना वो बेईमानी होगा। तो योगी जी के आने के पश्चात, मोदी जी के आने के पश्चात कहीं ना कहीं पूरे देश भर में एक स्वराज की भावना कि भारतीय मूल को पहचानो, हमारा मौलिक विचार क्या है, हम ये जो भारत है इसकी भारतीयता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। आज क्योंकि मैं कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाता हूं, आज लोग बड़े ही खुले मन से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय विचार तो वो विचार है जो सनातन धर्म से निकला है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। हमारा कोई भी अनुष्ठान या धार्मिक अनुष्ठान बिना प्राणियों में सद्भावना के नारे के साथ ही खत्म होता है, और यही हम लोगों को सिखाते भी हैं। आज पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, जो कि हमारे वेद, पुराण, उपनिषद इस तरह की बातें बहुत पहले ही कर चुके हैं। हम लोग शुरू से ही मानते आए हैं कि पेड़ों में भी आत्मा होती है। कहीं ना कहीं हमने पशुओं के साथ भी रिश्ता नाता रखा है, इसलिए हर भगवान और देवताओं के साथ भी कोई ना कोई वाहन आपको नजर आएगा। चाहे हम यानी आज क्योंकि मैं तो शहर में रहता हूं दिल्ली में, तो कई बार इस तरह की बातें आती हैं कि लोग जब गाय की बात आती है तो कोई भी गाय की रक्षा की बात करता है तो उसको दकियानूसी करार कर दिया जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे लोग दिन भर जो सड़क पे कुत्ते होते हैं उनको खाना खिलाते हैं, उनको भी खाना खिलाना चाहिए। तो कुत्ता भी हमारे यहाँ भगवान का वाहन है, यहाँ तक कि गधा जो कि बहुत मेहनती जानवर है वो भी हमारे देवताओं का वाहन है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः या पृथ्वी शांति वनस्पतयः शांति, तो हमारा जो विचार है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है कि इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, प्रकृति से भी उतना ही लेना जितनी हमें जरूरत है। जबकि कई और विचारधाराएं, यहाँ तक कि कई और ऐसी चीजें आपको मिलेगी जो सिर्फ इंसान को भौतिकतावादी चीजों के माध्यम से ही सुख प्राप्त करने की बात करता है। तो इसलिए हमें अपने इतिहास को पहचानना है, हमें अपने आप को पहचानना है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, भारतीय विचार या सनातन विचारों को नहीं पहचानेंगे, तब तक स्वराज की कल्पना कर पाना मुश्किल है। जो मैंने बोला 2014 के बाद और मुख्यतः 2017 के बाद देश का बौद्धिक वर्ग मजबूर हुआ है अपने स्वत्व को पहचानने के लिए। नहीं तो कई लोग ऐसे होते थे जो जिनको भारतीय बोलने पर भी शर्म आती थी, वो गौरवान्वित महसूस नहीं करते थे। आज कई सारे लोग, यहाँ तक कि हम लोग युवाओं को पढ़ाते हैं, आज युवा भी इन विचारों के साथ, सनातन विचारों के साथ खड़ा हुआ है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है और लोग मोदी जी की और योगी जी की तारीफ कर रहे हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने भारत को सुशासन दिया है। अगर मैं उत्तर प्रदेश पर की बात करूं, क्योंकि आज का जो विषय है स्वराज, सुशासन और योगी सरकार, तो क्योंकि स्वराज कैसे आएगा, स्वराज के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ रूल नहीं है। पहले आप अपने आप को पहचाने, अपनी मिट्टी को पहचाने, अब भारतीय तत्वों को पहचाने, सनातन धर्म को पहचाने, तभी वो राज कहलाएगा और वो लंबे समय तक चलता रहे, या सारे व्यक्तियों को स्वराज का सही मत और महत्व पता हो, उसके लिए सुशासन बहुत जरूरी है। और सुशासन कैसे आएगा, उसके लिए हमें योगी जी जैसे कर्मठ, राष्ट्रवादी, सनातन धर्म का पालन करने वाले नेताओं की जरूरत है। क्योंकि आज से पहले इस तरीके के नेता या जिनकी मानसिकता भारतीय तत्वों के साथ हो, ऐसे नेता विरले ही मिलते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी जी जैसे नेता यूपी को मिले हैं। 2017 का चुनाव
कुछ और था, लेकिन 2022 का चुनाव मुख्य तौर पर योगी जी के कंधों पर ही लड़ा गया। और ये उन्हीं के नेतृत्व का ही करिश्मा था कि 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट हुई, और ये कहीं ना कहीं वामपंथियों के मुंह पर या जो भारत तोड़ने वाले गैंग हैं उनके मुंह पर एक तमाचा है कि एक योगी, एक सन्यासी, एक बैरागी दोबारा से उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुआ। क्योंकि कई लोग बोलते हैं आपने तो सन्यास ले लिया, समाज से आपका क्या लेना देना, लेकिन सन्यासियों ने भी या योगी जी ने दिखा दिया कि अगर आप सुशासन देने में असफल हैं, आप स्वराज को स्थापित करने में असफल हैं, तब सन्यासियों को ही कमर कसनी पड़ेगी और वही लोग जब अपने कंधे पर इसका बीड़ा उठाएंगे और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है चीजों का, वो योगी जी ने कर कर दिखाया। अगर लगभग यही सारी बातें मोदी जी पर भी लागू होती हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से भगवा वेश नहीं धारण करते हैं, लेकिन उनका भी अगर जीवन की मैं बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं सन्यासी जीवन में ही है। तो इन चीजों पर ध्यान मुझे लगता है दिया जाना चाहिए। योगी जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश अपराधों का प्रदेश माना जाता था, जहां पे माफिया, गुंडों का राज था, जातियों पर आधारित दंगे होते थे, लोग मिलजुल कर नहीं रहते थे, बहन बेटियों की अस्मिता या आबरू बचाना मुश्किल था, छात्राएं स्कूलों से घर से स्कूल नहीं जा पाती थी, कहीं ना कहीं सड़क पर, चौराहों पर लोग उनको छेड़ा करते थे, या फिल्में भी कुछ ऐसी बनती थी जो उत्तर प्रदेश के बारे में सिर्फ गुंडागर्दी, या ये दिखाया जाता था यहाँ हर दूसरे घर में कट्टा मिलता है, या यहाँ कबूतर भी उड़ता है तो एक पंख हवा में रखता है, दूसरे से अपनी जान बचाता हुआ उत्तर प्रदेश से निकलता है। तो पिछले लगभग 5 साल से ज्यादा हो गए हैं योगी सरकार को, उन्होंने 5 साल में ही ये नैरेटिव बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश माफिया राज से, गुंडा राज से, अपराधियों के राज से मुक्त होता हुआ नजर आ रहा है। और आज अपराधी जो कि खुले घूमते थे, आम लोगों को डराते थे, धमकाते थे, यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और राजनेताओं को भी वो धमकी देते थे, आज वो अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर हुए हैं, और आज वो खुद ही सरेंडर कर देते हैं कि नहीं, हमें जेल में ले लीजिए, नहीं तो बाहर उत्तर प्रदेश की पुलिस या सरकार इंसाफ करती हुई नजर आ रही है। योगी जी के बारे में जिस तरीके से 2022 के चुनावों में बुलडोजर बाबा कहकर प्रचार किया गया, आज वही बुलडोजर बाबा कहीं ना कहीं पूरे देश के अन्य सरकारों के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। कुछ समय पहले 2014 के चुनावों से पहले मोदी सरकार गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं बहुत फेमस हुआ था, सिर्फ भारत में ही नहीं। उस समय मैं 2014 के चुनावों से पहले मैं चाइना में भी था, तो चाइना में भी लोग पूछते थे कि भाई ये मोदी का मॉडल क्या है, ये गुजरात मॉडल क्या है। तो गुजरात मॉडल के बाद अब जो एक नया मॉडल आया है वो है योगी मॉडल। और आज चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार हो, दिल्ली में भी या कई और जगहों पर भी ये जो बुलडोजर मॉडल आया है उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ये बुलडोजर एक सांकेतिक मॉडल है, लेकिन कहीं ना कहीं बुलडोजर के माध्यम से इंसाफ दिलाया जा रहा है। जो चोर उचक्के हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी को हड़प लेते थे, जो लोगों के घरों को, जमीनों को हड़प लेते थे या अवैध कब्जा कर लेते थे, उन सभी लोगों के मंसूबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जब ये बुलडोजर चलता है तो एक आम आदमी जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उसको लगता है आज
योगी जी के नेतृत्व में मुझे न्याय मिल रहा है, क्योंकि मेरी ही घर जमीन पर इन लोगों ने कब्जा किया था और आज उनको न्याय मिल रहा है। पिछले 5 सालों में, मैं दिल्ली से हूं, दिल्ली में 2 बड़े दंगे हो चुके हैं। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। इसका श्रेय किसको जाता है? आज जितने भी अलग अलग मॉडल चलाने वाले वामपंथी या कांग्रेसी या समाजवादी, यहाँ तक कि मायावती का भी मॉडल है, वो फेल हो चुका है। वो हमेशा ये बोलते थे भाजपा आएगी तो ये हो जाएगा, या भाजपा आएगी तो वो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पूरा देश उसका उदाहरण है कि जहां जहां भाजपा की सरकार गई, या उत्तर प्रदेश एक स्पेशल राज्य है कि धारा 370 हटाई गई, उत्तर प्रदेश में किसी तरह की नौटंकी नहीं हुई। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उत्तर प्रदेश में कोई नौटंकी नहीं हुई। CAA, NRC के विषय पूरे देश भर में आए। दिल्ली में शाहीन बाग का धरना होता है, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ ऐसा। किसान आंदोलन हुआ जो कि एक फैब्रिकेटेड आंदोलन था, उत्तर प्रदेश में इस तरह के झूठे आंदोलन करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में फिर से बाबा विश्वनाथ की धरती पर जिस तरह के प्रपंच विरोधियों के माध्यम से रचे जा रहे हैं, वो भी सबके सामने है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद उत्तर प्रदेश में शांति बनी हुई है, किसी भी तरह का दंगा नहीं हो रहा है। ये बात काबिले तारीफ है और ये बात विरोधियों को पच नहीं रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका आधार अपनी चेतना के माध्यम से, सनातन धर्म के माध्यम से, स्व को पहचानते हुए राज के माध्यम से ये सारी चीजें सुनिश्चित करने का श्रेय सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को ही जाता है। कि जहां पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है, विरोधी षड्यंत्र रच रहे हैं राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ, ऐसे में एक बड़े राज्य को काबू कर लेना और सबको मिलजुल कर चला लेना, ये काबिले तारीफ है। मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये कहीं ना कहीं फलीभूत होता हुआ मुझे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होता हुआ नजर आया। इसी वजह से विरोधियों के जितने भी प्रपंच थे वो 2022 के चुनावों में धाराशायी हो गए और एक राष्ट्रवादियों की सरकार, एक सन्यासी की सरकार जो कि सुशासन दे रही है उत्तर प्रदेश में, वो दोबारा से आई। अभी ऋषिकेश जी ने कई सारे जो योगी सरकार की नीतियां हैं या जो गरीबों को इंसाफ दिलाने वाली नीतियां हैं, चाहे वो हम उज्ज्वला योजना की बात करें, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ की बात करें, नारी सुरक्षा की बात करें, यहाँ तक कि जब ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे भी आते हैं तब भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिला मिलकर निकल कर जिस तरह से उन्होंने जश्न मनाया, यहाँ तक कि 2022 के चुनावों में भी काफी मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को भी वोट दिया, वो एक काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के माध्यम से धर्म, जाति, संप्रदाय, आयुष योजना, घर घर राशन, उसमें यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय नहीं देखा गया। अक्रॉस द पार्टी लाइन निकलकर योगी जी ने सबको सुशासन देने की कोशिश की। जब 2017 में वो नए नए आए थे, अखिलेश जी को ये पूरा अंदेशा था कि वही आएंगे। उन्होंने लाखों स्कूल के बैग बनवा लिए थे उत्तर प्रदेश सरकार के खर्चे पर। लेकिन योगी जी का बड़ा दिल देखिए, उन्होंने वही समाजवादी पार्टी का जो कि चिन्ह उन बैगों पर बना हुआ था वो भी वितरण कराया कि नहीं, ये सरकार का पैसा है, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। कोविड मैनेजमेंट की भी मैं अगर बात करूं, कोरोना में पूरा विश्व में उथल पुथल हो गया। दिल्ली, जो कि हम लोग मानते हैं केरला, क्योंकि जैसे ही कोरोना शुरू हुआ था
तो केरल मॉडल को जानबूझकर लोगों ने प्रचारित करने की कोशिश की। देखिए कोविड मैनेजमेंट कितना अच्छे से केरला में हो रहा है। लेकिन आज अगर पूरे देश में 10,000 केस आते हैं तो 5,000 केस अकेले ही केरला में आ रहे हैं, जबकि पूरे विश्व में केरला ने मेडिकल के क्षेत्र में, क्योंकि आज आप कहीं भी चले जाइए इंडिया के हर हॉस्पिटल में, विश्व के किसी भी हॉस्पिटल में आपको कहीं ना कहीं केरला की नर्सेस मिल जाएंगी, जहां पे लोग पढ़े लिखे 100% साक्षरता है, वहां पर वो लोग कोविड मैनेज करने में असफल रहे। केरला की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के सामने कुछ भी नहीं है। साक्षरता दर में भी जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ऐसे में कोरोना को रोक लेना, यहां तक कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से जो स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई उसको लेके जो भ्रांतियां फैलाई, उसके बावजूद भी हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश की जनता ने कोरोना की वैक्सीन ही नहीं लगवाई। यहां तक कि प्रिकॉशन वैक्सीन में भी उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड सबसे आगे है। और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश अपने आप को लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विकसित कर रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी विदेशी कंपनियों के दफ्तर भी अब यूपी में खुलने लगे हैं। और जो कि पहले डरते थे कि हम उत्तर प्रदेश में अपराधी इतने हैं कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। तो ये सारा का सारा श्रेय योगी जी के सुशासन को ही जाता है कि आज अंतरराष्ट्रीय कंपनियां उत्तर प्रदेश में पैसा लगाना चाहती हैं। जो हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, हम अयोध्या के राम मंदिर की भव्यता की बात कर रहे हैं कि पूरे देश भर से करोड़ों चंदा इकट्ठा किया गया, कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं। तो ये सिर्फ एक कुशल नेतृत्व के माध्यम से ही हो सकता है। तो ये सारे काम पिछले 5 सालों में हुए हैं। अब जो नई इनिंग योगी जी को जनता ने दी है, अब मुझे लगता है स्वराज सुशासन को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं योगी जी अब राम राज्य की अपनी संकल्पना को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा क्यों, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राम राज्य की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं वो राम का राज्य नहीं है, वो एक ऐसी संकल्पना है जिसमें राजा भी और जनता भी यानी प्रजा भी सबको समान अधिकार है। एक चेक एंड बैलेंस की बात की जाती है। राम राज्य की संकल्पना ये कि राजा और रंक एक ही जमीन पर खड़े हुए हैं, किसी को भी अलग अलग तरीके का व्यवहार नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी सत्ता संभालते ही उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को ये हिदायत दी कि आप जनता के बीच में जाइए, उनके बीच में रहिए, और आप कहीं ना कहीं पट्टे लेने के लिए होड़ मत मचाइए, तबादलों के लिए मत आप अपना दिमाग लगाइए। आपको जनता को सुशासन देना है। 5,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट आप लेंगे तो आपको सरकारी खजाने में जमा करना पड़ेगा। अगर आपके जन्म दिवस पर कुछ बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं, सोने या चांदी का मुकुट भी आपको मिलता है, तो वो सब राज का खजाना होगा। तो कहीं ना कहीं आम जनता का विश्वास योगी सरकार में और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि यही सरकार एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन यूपी को दे पाएगी, जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास और प्रयास भी होगा, तभी ही सबका विकास संभव हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योगी जी की अब अगली कोशिश है कि राम राज्य की तरफ बढ़ना। और शायद यही वजह है कि ज्ञान व्यापी को लेके लोगों ने पता नहीं क्या क्या भड़काने वाली चीजें बोली, लेकिन फिर भी जनता डिग नहीं रही है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका कानून पर विश्वास बढ़ा है, क्योंकि कानून को चलाने वाले या सत्ता को चलाने वाले ईमानदार लोग हैं। वो लोभ से हट चुके हैं। आज भी चाहे मैं मोदी जी की भी बात करूं या योगी जी की बात करूं, दोनों का परिवार गुजरात और उत्तराखंड में एक सामान्य तरीके की जिंदगी जी रहा है।
उन्होंने कोई लाभ नहीं लिया। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी योगी जी बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक हमारे दिल्ली में तथाकथित आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा और वो नहीं लूंगा। आज सबसे ज्यादा सुविधाएं लेने वाली अगर कोई सरकार है तो वो केजरीवाल की सरकार है। मुझे लगता है पूरे देश के राज्य सरकारों को योगी जी की सरकार से सीख लेनी चाहिए और योगी मॉडल को पूरे देश में इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि अपने धर्म संस्कृति, यहाँ में मैं धर्म की अगर बात कर रहा हूं तो उसका मतलब सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं है। मैं यहाँ सनातन विचारों की बात कर रहा हूं, क्योंकि सनातन ही भारत का मूल विचार है। तो सनातन को आधार मानकर अगर शासन किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वो न्यायपरक शासन होगा। तो योगी जी ने उसी शासन को सुनिश्चित किया है और हर आदमी को कहीं ना कहीं न्याय उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, रोजगार दिए जा रहे हैं, विद्यार्थियों को सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश एक नई राह पर निकलकर सामने आया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को अगर हमें विकास के रास्ते पे ले जाना है तो योगी जी सरीखे नेताओं की सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को जरूरत है। तभी ही सुशासन आएगा, स्वराज आएगा, अपनी संस्कृति पर हम सब लोगों को अभिमान होगा और उसी गर्व के साथ हम सभी अपने आप को भारतीय बोल पाएंगे। और जिस दिन हम गर्व के साथ भारतीय अपने आप को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं विश्व में भारत का डंका बजेगा। और जब डंका बजेगा तो आज सारे लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन में भी जो युद्ध हो रहा है उसमें भी सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार और मुख्यतः योगी सरकार जिस तरीके से इन सारी चीजों का बीड़ा उठाया है, मुझे लगता है भारत में स्वराज, सुशासन और योगी सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरूरत है कि ये सिक्का पूरे देश में चले, केरला में चले, वेस्ट बंगाल में चले, क्योंकि इन कुछ राज्यों में बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हुई है और उन खतरनाक स्थिति को अगर रोका नहीं जाएगा या वहां पर योगी जी जैसा स्वराज और सुशासन जब तक नहीं आएगा तब तक भारत को एकजुट करने में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि देश की बागडोर मोदी जी के हाथों में है और देश के दिल की बागडोर जो कि उत्तर प्रदेश है वो योगी जी के हाथों में है। तो जल्दी से जल्दी हम जो भारत के खिलाफ ताकतें हैं हम उनको भी रोक पाएंगे और पूरे देश में योगी मॉडल ऑफ सुशासन और स्वराज ला पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर मैं थोड़ा ज्यादा समय लिया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि हम लोग प्राध्यापक हैं, 1 घंटे से पहले विचारों को रोक पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो मैं माफी चाहूंगा और आपके जो भी प्रश्न होंगे उसके लिए मैं हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माफी की यहाँ आवश्यकता नहीं, हम तो आपका पाथे इन शब्दों को हमारा मस्तिष्क कितना स्पर्श कर रहा था, सभी दर्शकों सभी श्रोताओं को वो स्पर्श कर रहा था। आप उन सनातन मूल्यों को, उस स्वरलहरी को छेड़े थे और आपके अभिभाषण के 2 पक्ष थे आपके उद्बोधन के, एक था स्थूल पक्ष, एक था सूक्ष्म पक्ष। भारत वो धरती है जहां मनुष्य की खोज होती है और मनुष्य तलाश करता है कि मैं कौन हूं, तो अंत में प्रत्युत्तर होता है अहम ब्रह्मास्मि। आपने भारत के भारत के इतिहास का गहरा अवलोकन किया, उसका स्पर्श किया और वयस्क और समष्टि के बीच का अंतर निर्धारित करते हुए योगी और मोदी जी के समीकरण को स्थापित किया। महाभारत काल की घटना याद आती है और आपने पूरी तरह भारतीयता और सनातन के मूल्यों को आज के परिप्रेक्ष्य में, स्वराज और स्वशासन के परिप्रेक्ष्य में
कि स्वराज केवल आत्मा अनुशासन नहीं है, अपना सेल्फ शासन नहीं है, बल्कि यह सनातन के मूल्यों पर वयस्क नहीं समष्टि के मूल्यों पर आधारित है। याद आते हैं योगेश्वर कृष्ण, जब कमांडर इन चीफ ने हथियार रख दिया था कि मैं शिखंडी के सामने युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण ने कहा, योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि इससे युद्ध करो। युद्ध कमांडर इन चीफ आत्मसमर्पण कर देगा, उसकी सेना क्या लड़ेगी? तो कृष्ण ने कहा कि समष्टि की प्रतिस्थापना के लिए, लोक मंगल की स्थापना के लिए इस विधर्मी भीष्म पितामह को परवाणों का संधान करो। और योगी एक सन्यासी के रूप में और एक प्रचारक के रूप में, दोनों त्याग और वैराग्य के समीकरण का नाम है योगी और मोदी। और सर ने बताया कि किस तरह चकनाचूर हुए हैं इस देश में। वंदे मातरम कहना, गर्व से कहो हिंदू कहना तो बात दूर है, भारत माता की जय मंचों से और राष्ट्रीय सभाओं में, सरकारी सभाओं में कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता था। दो महापुरुषों ने दिया है, श्रद्धेय योगी जी और श्रद्धेय मोदी जी ने। तो योगी त्याग और वैराग्य के संगम स्थल हैं। जीवन शैली में भारतीयता है। और सर ने लगातार अपने उद्बोधन में आग्रह किया कि हम भारत और भारतत्व को ग्रहण नहीं करेंगे, तब हम राष्ट्रत्व का निर्माण नहीं करेंगे। हमारा राष्ट्रत्व, हमारा राष्ट्र का उत्कर्ष है, हमारा राष्ट्र बनता है धर्म से। धर्म हमारा प्राण है, धर्म हमारी दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति हमारा अल्पकालिक धर्म है। राजनीति और धर्म के इन सांस्कृतिक समीकरणों को जब तक प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा, भारत के भारतीयता, स्वराज और सुशासन की आवश्यकता तब तक नहीं हो सकती है। और एक सन्यासी ने, आपने विविध उदाहरण दिए, कोविड की समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त राज्य अमेरिका कितना बड़ा देश, त्राही त्राही करता हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा कितनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश, एक सन्यासी मुख्यमंत्री की तरुण तपस्या का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में मौत तांडव नृत्य नहीं कर पाई। यह उस सन्यासी मुख्यमंत्री का कौशल था, प्रशासनिक सक्षमता थी। और यह प्रशासनिक सक्षमता तभी आती है जब सर ने संकेत किया, जब राजा का जीवन शैली सर्वसाधारण हो जाता है। और जब जीवन शैली सर्वसाधारण हो जाता है, कोई राम अपने राजप्रसाद से निकलकर वलकल वस्त्र धारण करके वनपथ पर गमन कर जाता है, तो वो आम नागरिक हो जाता है और तभी रावण का वध करता है। और यही कार्य योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल सर्वसाधारण होकर के स्वराज और स्वराज सुशासन अब राम राज्य की ओर अग्रसर है। और जब तक राम राज्य की परिकल्पना का साकार स्वरूप अपना आकार ग्रहण नहीं करेगा, तब तक भारतीयता संपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं होगी। आपने अपने उद्बोधन में बार बार संकेतों के माध्यम से, सूक्ष्म और स्थूल दोनों व्याख्याओं के माध्यम से कहा कि जब जब देश का समाज, संस्कृति और सत्ता एक संरेख में होती है, एक सीध में होती है, तो वह राज्य के लिए स्वर्ण युग होता है। गुप्ता पीरियड उसका उदाहरण है। और योगी जी का आपने कहा 14, 17, 19, ये सारे उदाहरण है उन्हीं सांस्कृतिक तत्वों के झंकृत होने का, उनके मुखर होने का, उनको प्रतिस्थापित होने का। यह सनातन की स्थापना है, सत्य की प्रतिस्थापना है, सत्य की विजय है। और सारे विरोधी धाराशायी हो गए हैं, सारे झूठ का विध्वंस हो गया है और निरंतर विध्वंस होता रहेगा। और तभी होगा जब प्रशासक में त्याग और वैराग्य होगा, वह नरेंद्र मोदी जैसा युग पुरुष होगा और योगी जैसा सन्यासी होगा, तभी चिर तारुण्य की साधना साकार स्वरूप ग्रहण करेगी। मैं सर के इस अद्भुत, बेहद ही संवेदनशील, सूक्ष्म और स्थूल का एक साथ समीकरण स्थापित करते हुए, सनातन से, संस्कृति से प्रेरणा लेते हुए आज का स्वराज और सुशासन राम राज्य में किस प्रकार परिवर्तित होगा, एक बुलडोजर, एक मशीन किस तरह स्वशासन और सुराज की स्वशासन का प्रतीक बन गया। लोगों को चाहिए सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय, जो इस देश से गायब हो गया था। अब इस देश की जनता को विश्वास है कि जो भी अत्याचार, अनाचार करेगा, पापाचार करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। यह जन विश्वास बढ़ा है, जन दृढ़ता बढ़ी है, लोक मंगल की आकांक्षाओं को
अब परिवर्तित हुए लोग आंखों के सामने देख रहे हैं, एक नैसर्गिक न्याय की प्रतिस्थापना हो रही है। और यह सामर्थ्य योगी जैसे सफल प्रशासक और मोदी जैसे राष्ट्रनायक से संभव है। और अगली कड़ी हमारे राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रतिस्थापित होने की ओर जो पदचाप अब सुनाई दे रहे हैं, वह पूज्य योगी जी के सुनाई दे रहे हैं कि वह भी कदम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। आपके इस ओजस्वी, अद्भुत, संस्कृति निष्ठ, राष्ट्रवादी और प्रेरक उद्बोधन के लिए हम बार बार आपका अभिनंदन करते हैं। सन्यासी विद्रोह से वंदे मातरम से किस तरह करके आपने पूरे समीकरण को सुशासन से योगी जी को समीकृत किया है, हम सब अभिभूत हैं। और हमारे लाखों दर्शक इससे प्रभावित, अनुप्राणित होंगे और उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिस ऊर्जा के संचार से योगी जी और मोदी जी राष्ट्र के विरुद्ध ताकतों के विरुद्ध एक नव चेतना के साथ राष्ट्रीय क्षितिज प्रतिस्थापित कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता परिपक्व है, उसकी राजनीतिक दृष्टि अत्यंत परिपक्व है, वो राष्ट्र को दिशा देने वाली है। उस चेतना को, वह चेतना प्रणम्य है और उस चेतना ने ही योगी जी को और स्वराज और राम राज्य है, जहां शासन, राजा और जनता में अत्यंत सामीप्य हो जाए, वह सूक्ष्म रेखा भी समाप्त हो जाए, यही राम का रामत्व है, यही कृष्ण का कृष्णत्व है, उत्कर्ष है, और यही शंकर का मानस है। आपको बहुत बहुत आभार। और आज के इस उद्बोधन के लिए लोक पहल कृतज्ञ है। और मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए, लोक पहल की परंपरा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आधुनिक इतिहास विभाग से डॉक्टर भावेश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद अखिलेश सर। लोक पहल द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला की जो ये लगातार श्रेणी है, इसकी आज की कड़ी में सुशासन, स्वराज और योगी सरकार विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के आचार्य, प्रसिद्ध स्तंभ लेखाकार और राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर अमित सिंह जी के द्वारा बहुत ही सधे, सुगम्य और बहुत ही समझ आने वाली भाषा में के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों का असर, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रलोभन की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति का किस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा बहिष्कार किया गया और हर प्रकार के जो पूर्व अनुमान थे उनको समाप्त करते हुए प्रदेश की जनता द्वारा दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया गया, निस्संदेह रूप से अगर वो एक तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों, उनके सिद्धांतों की जीत है, तो निस्संदेह रूप से दूसरी ओर माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास जो जनता को उत्पन्न हुआ, उसकी जीत है। आपके द्वारा सनातन, स्वशासन और स्वराज के अंतर संबंधों की बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई। और साथ ही साथ कल तक जो एक मशीन कहलाती थी, बुलडोजर, वो जिस तरीके से एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ और वो योगी मॉडल बन गया, और वह मॉडल आज उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कई प्रदेशों की सरकारों के द्वारा अपनाया जा रहा है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन आपके द्वारा किया गया। अपनी व्यस्तता के बीच समय निकालकर आप इस व्याख्यानमाला में आए, अपनी तेजपूर्ण वाणी में इन सभी सामग्रियों को, इन सभी सूचनाओं को, इन विचारों को, और सबसे बड़ी बात कि सनातन, स्वशासन और स्वराज के अंतर संबंधों को जिस प्रकार आपने हमारे बीच में रखा, इसके लिए हम लोक पहल की ओर से प्रोफेसर अमित सिंह जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही साथ लोक पहल में हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं, प्रोफेसर आलोक चौहान जी, डॉक्टर वीके सिंह जी, प्रोफेसर संतोष सिंह जी, हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे अग्रज, हमारे प्रदर्शक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी को अपनी ओजपूर्ण वाणी में इसका संचालन करने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। लोक पहल की इस व्याख्यान माला में जो भी लोग अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं, जो विभिन्न सोशल साइटों के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को लोक पहल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावेश जी। डॉक्टर अमित सर ने एक बड़ी सुंदर स्लोगन दिया है और एक प्रत्याशा, एक भविष्यवाणी की है। मैं उसके लिए विशेष आभारी हूँ, जिसकी ओर अभी किसी का ध्यान नहीं था। हमारे लोक पहल के मंच में पहली बार आया है। अब तक केवल स्वशासन और स्वराज की बात करते थे। कभी माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी इसी स्वशासन और स्वराज की यात्रा करते थे। महात्मा गांधी का स्वराज रामराज्य है, लेकिन पहली बार प्रायोगिक रूप से आपने सूक्ष्मता से अन्वेषण और विश्लेषण किया है कि योगी जी का अगला कदम राम राज्य की स्थापना है, और राम राज्य एक पूर्ण वृत्त है, अर्धवृत्त नहीं है। यह एक सन्यासी मुख्यमंत्री का अद्भुत प्रयास है। इसके लिए सर ने जो एक नया स्लोगन गढ़ा है, एक नई वैचारिकी का सूत्रपात राजनीति विज्ञान और सामाजिक जीवन में किया है, व्यवहारिक राजनीति में किया है, इसके लिए सर का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। और इस आभासी मंच से को हमें सर्व सुलभता प्रदान करने के लिए लोक पहल के मीडिया के प्रभारी डॉक्टर आलोक चौहान सर और उनके अनन्य सहयोगी जिनके माध्यम से हम लोग ये संवाद कर पाते हैं, ऐसे हमारे प्रिय आयुष जी त्यागी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके इस महनीय प्रयास से लोक पहल लाखों लोगों के बीच जाता है। यह सीमातीत है और अपनी पूरी वेदना संवेदना को लोकवाणी के रूप में मुखरित कर पाया है लोक पहल। उसके लिए मैं आयुष जी को भी धन्यवाद, पुनः मैं प्रोफेसर अमित सिंह जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि सर हम जब भी आपका आह्वान करेंगे आपका पाथेय हमें प्राप्त होता रहेगा। इसी प्रत्याशा के साथ आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। और मैं आयुष जी से निवेदन करूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सादर प्रणाम सर, अमित सर सादर प्रणाम सर, अखिलेश सर सादर प्रणाम सर।